हाँ बच्चों, अब हम प्रूव करना सीख रहे हैं। सबसे बेस्ट शुरू में सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं K4FeCN6। आप किसी भी एग्जाम्पल को लो तो सबसे पहले आप उसको प्रिडिक्ट कर लो कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। प्रूव करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। आप बताइए, सबसे पहला पॉइंट, सेंट्रल एटम कौन है? Fe, यानी हाइब्रिडाइजेशन किस पे निकालना है आपको? Fe पे निकालना है। फिर आपने देखा लिगेंड कितने हैं? 6, ठीक है। फिर लिगेंड की नेचर कैसी है? स्ट्रॉन्ग। अगर लिगेंड की नेचर स्ट्रॉन्ग होती है तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नंबर ऑफ लिगेंड अगर 6 हैं तो इस मेटल को कितने वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाने हैं? 6। वो डिपेंड करता है कि मेटल कितने वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। वो डिपेंड करता है इस बात पर कि मेटल के सेंट्रल एटम जो है उसमें वो कितने वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। वो डिपेंड करता है कि लिगेंड्स कितने हैं। अगर लिगेंड्स 2 हैं तो मेटल जो है वो 2 वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोवाइड कर देगा। अगर लिगेंड्स 3 हैं तो 3 कर देगा, 4 है तो 4 कर देगा, 5 है तो 5 प्रोवाइड करवा देगा। तो हमें इसको पूरा करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। बताइए बेटा, इस कॉम्प्लेक्स में K4FeCN6 के कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम कौन है? हमारा Fe। कौन है सेंट्रल एटम? Fe। तो हमें इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। आपको आता होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम कितने हैं? 4, तो 4 हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको X+6। लिगेंड कितने हैं? 6, और ईच लिगेंड ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है 0। न्यूट्रल मीन्स इस पर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। +2 का मतलब क्या होता है याद रखना, मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस में आएगी। और प्लस का मतलब क्या होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये अपनी ग्राउंड स्टेट से जब इसको हाइब्रिडाइजेशन करना होगा तो उससे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा सेकेंड स्टेप में। अच्छा एक बात बताओ, मैं सारी पूरी कहानी केवल इसी की कहूँगा, Fe की कहूँगा, क्योंकि Fe सेंट्रल एटम है। Fe पर हाइब्रिडाइजेशन होता है। वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी Fe की है, ठीक है। तो सारे काम Fe के होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो Fe कितना एटॉमिक नंबर होगा? 26। आपने 11th में पढ़ा होगा कैसे लिखते थे। आर्गन का मतलब हो गया 18 तक लिख दिया। फिर आर्गन के आगे आपने 4s2 लिख दो। आर्गन लिख दिया 4s2, आर्गन 18 और 20, और जितने बचे वो 3D में आप डाल दो। तो 18 और 2 20 कितने बच गए? 3D 6। अब हम इसकी ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? आर्गन हो गया, डी के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5, तो डी में आपने 5 बॉक्स बना दिए। इसके बाद 4s, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है तो एक बॉक्स बना दिया, पढ़ा होगा अपने 11th में। पी के अंदर कितने बॉक्स होते हैं बेटा? 3, तो आपने 3 बना दिए। तो ये 3D का था, ये 4s का था, ये 4p का था। एक बात बताओ, अब मुझे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। मैं फिल कैसे करूं? तो बेटा 4s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूं? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देता हूँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, दोनों एक दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का स्पिन डिफरेंट होना चाहिए। अब अगर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? सब में पहले सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा, उसके बाद में मैं पेयरिंग करूँगा। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसी में पहले 2 भरते हैं, फिर 2, फिर 2, यहीं तक रह जाते हैं। नहीं, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का भरेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। क्यों भरे 6 मैंने? क्योंकि डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन के बाद जो रिमेनिंग होंगे वो पेयरिंग शुरू हो गई। आप एक बात बताओ कि यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? 2। इसका मतलब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ Fe। अपन इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि ये जो उसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक बात बताओ, इस कॉम्प्लेक्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। तो इसका मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। अब बात आती है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकालें? यहाँ से बाहर जाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। डी में से निकालें या एस में से? तो आप एक बात बताओ, न्यूक्लियस के सबसे पास में फर्स्ट ऑर्बिटल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और उसके बाद में कौन सा होता है? फोर्थ। सनी सबसे बाहर कौन होगा? सबसे बाहर फोर्थ ऑर्बिटल होगा। तो फोर्थ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे वीक होगा। तो फोर्थ ऑर्बिटल यानी 4s से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा सकते हैं। यानी सबसे आउटर जो ऑर्बिटल होगा 4s, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, ठीक है।
तो यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने बाहर निकाल दिए तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4s तो वैकेंट हो गया। अब आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन बचेंगे डी के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 आपने फिल्ड कर दिया। तो डी में 6 हो गया और 4s वैकेंट हो गया, 4p हो गया। अब एक बात बताओ, आपने 2 स्टेप कर लिए बेटा। एक तो आपने कर लिया कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, तीसरा जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी उतने इलेक्ट्रॉन्स को आपने ग्राउंड स्टेट से बाहर निकाल दिया। अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप कह रहे थे कि सर ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड से होता क्या है। तो ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ गई कि नेचर ऑफ लिगेंड जो होगा वो अब यहाँ पे इफेक्ट करेगा कि कैसा होगा। आप देखिए CN का नेचर कैसा था। सर CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड सो द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम्स पेयर्ड। यानी अगर CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, दे बिकम्स पेयर्ड। कैसे हो जाएंगे बेटा पेयर्ड, देखो ध्यान से। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। जब ये मेटल के पास आएंगे तो मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब पावरफुल को देखकर ये जो सब होंगे वो अंदर डर के मारे घूम जाएंगे, अंदर जो है वो पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, ये स्ट्रांग है। अब क्या होंगे, ये अंदर रिपेल हो जाएंगे। रिपेल होने का मतलब क्या होगा, ये पेयर्ड हो जाएंगे अंदर जाके। क्यों हो जाएंगे पेयर्ड, क्योंकि ये स्ट्रांग लिगेंड है। अगर ये वीक लिगेंड होता देन दे विल नॉट बी पेयर्ड, ये पेयर्ड नहीं होते। ठीक है, ये पेयर्ड नहीं हो सकते थे, क्यों, क्योंकि वीक लिगेंड होता। लेकिन अगर ये स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयर्ड हो सकते हैं। तो ये अंदर चले जाएंगे। अंदर चले जाने का मतलब क्या है, पेयर्ड होने का मतलब क्या, ध्यान से देखना बेटा। ये पेयर्ड होने के इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से समझा सकते हैं। कितने हैं इलेक्ट्रॉन आपके पास, 6, तो 6 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए। क्यों हुए पेयर्ड, क्योंकि लिगेंड का नेचर कैसा था, स्ट्रॉन्ग। लिगेंड का नेचर अगर स्ट्रॉन्ग है देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड, और इफ लिगेंड इज वीक देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट बी पेयर्ड, पेयर्ड नहीं होंगे। तो अब आप देखिए पेयर्ड हो गए। तो Fe के अंदर सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी उतने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, फिर आपने लिगेंड का नेचर देखा 4th पॉइंट पर। अब 5th पॉइंट पर आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे। तो आप देखो कि डी के अंदर पेयर्ड होने के बाद में कितने वैकेंट ऑर्बिटल अपने को मिल गए। अपने लिगेंड मेहमान कितने हैं, अपने 6 लिगेंड अपने मेहमान है, गेस्ट है, और एक गेस्ट को एक रूम चाहिए, एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो ऑब्वियस अगर लिगेंड 6 है तो 6 चाहिए। अब हमारे पास है तो शुरू, देखिए आप ध्यान से, डी के कितने हैं वैकेंट आपके पास, डी के 2 हैं, 1 और 1 2। एस का कितना है 1, और पी के कितने हैं 3। तो ये हो गया क्या, D2sp3। भाई डी के 2 खाली रह गए, एस का 1 रह गया, पी के कितने रह गए 3। तो ये ऑर्बिटल्स हैं। अब ये ऑर्बिटल्स अगर हाइब्रिडाइजेशन कर लें, क्योंकि इनकी शेप एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। डी जो होता है डबल डंबल होता है, जो डी है उसकी शेप डबल डंबल होती है। एस की शेप कैसी होती है बेटा, ये डी का शेप है। ठीक है, ये कौन है एस, ये कौन है पी। पी के कितने ऑर्बिटल है 3, और ये कैसी शेप होती है इसकी, डंबल। इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। इसकी शेप कैसी होगी, डंबल। और इसकी शेप कैसी होती है, डबल डंबल। डी की शेप कैसी होती है, डबल डंबल। तो आप देख रहे हो कि डी के ऑर्बिटल पहले आ रहे हैं, वैकेंट ऑर्बिटल पहले आ रहे हैं। तो अगर डी के 2 ऑर्बिटल, एस का 1 ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल आपस में एक्सचेंज कर लेंगे अपनी एनर्जी को, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, D2, फिर एस का 1 ऑर्बिटल, फिर पी के कितने 1 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा बेटा, देखो वापस देखो, डी के कितने ऑर्बिटल 2, D2, फिर एस का कितना ऑर्बिटल, एस का 1 ऑर्बिटल एस, पी के कितने ऑर्बिटल 3। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो इसका मतलब कितने वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो हम यहाँ पर हमें लैंग्वेज लिखनी होती है कि आफ्टर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन 6 वैकेंट। यहाँ पे देखिए आप, आफ्टर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन 6
vacant hybridized orbitals are formed and they arrange in octahedral और square बायपिरामिडिकल ज्योमेट्री। वो कौन सी ज्योमेट्री में चले जाएंगे? ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बायपिरामिडिकल ज्योमेट्री में वो अरेंज हो जाएंगे। वो ज्योमेट्री कैसी हो सकती है? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडिकल। अब क्या होती है, कैसे हम इसको शो करेंगे? तो आपको मैंने बताया था अगर 6 ऑर्बिटल है तो 4 ऑर्बिटल्स आर इन प्लेन। ये प्लेन के अंदर 1 2 ये 3 ये 4, तो ये यहाँ पे हो गए 4 ऑर्बिटल्स। इसकी लॉब्स 1 2 3 4। अब क्या होगा? 1 अबव द प्लेन, 1 इज अबव द प्लेन एंड 1 इज बिलो द प्लेन। तो इस तरीके से हम 6 ऑर्बिटल को जनरेट कर सकते हैं। आपने देखा 1 2 3 4 प्लेन के अंदर है और ये जो है वो प्लेन के ऊपर है अबव द प्लेन, और ये कितना है? बिलो द प्लेन। क्यों बने ये 6? क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ है? D2sp3। D2sp3 है। आप कह रहे हो सर अब कोई डंबल नहीं है, ना कोई स्फेरिकल है, ना कोई डबल डंबल है। क्यों? क्योंकि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। उन्होंने अपनी शेप, एनर्जी सब अपनी लॉस्ट कर दी, आइडेंटिटी को लॉस्ट कर दिया। अब ये सेम शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल्स हो गए। और आपको पता ही है एक ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी कैसी होती थी? सेम होती थी। हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप कैसे बनाते थे? ऐसे, एक लार्ज लॉब हो गई, एक बिग लॉब हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाता है। तो अब मेटल यानी आयरन ने अपना काम कर दिया है। आयरन ने क्या काम कर दिया अपना, कि आयरन जो था उसने हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, और हाइब्रिडाइजेशन करवा के वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा दिए। कितने करवाए? 6 करवाए। क्यों करवाए? क्योंकि लिगेंड कितने थे? 6। अब इस वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में यहाँ इसको हम क्या कहेंगे बेटा? वैकेंट D2sp3, क्योंकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका। अब आप इसको ना S बोल सकते हो, ना P बोल सकते हो, ना D बोल सकते हो। दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। तो इनका नाम क्या हो गया? वैकेंट खाली है और D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स में अब लॉन पेयर कौन देगा? लिगेंड। लिगेंड कौन है बेटा? साइनाइड। साइनाइड क्या करेगा? एक लॉन पेयर दे देगा। अगर साइनाइड अगर लॉन पेयर देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। क्या? तो इट मीन्स यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएंगे? 6। फिर यहाँ से CN एक लॉन पेयर दे देगा, फिर CN यहाँ से एक लॉन पेयर दे देगा, फिर CN एक लॉन पेयर दे देगा। लॉन पेयर दे देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? लिगेंड दे रहा है। और मेटल क्या कर रहा है? वैकेंट ऑर्बिटल को वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है। CN दे देगा, यहाँ पे ये CN एक और दे देगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होंगे वो फॉर्म हो जाएंगे। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो मेटल ने क्या करा? वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को प्रोवाइड करा। किसके थ्रू करा? हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो सारे काम मेटल को करने पड़ते हैं, बस लॉन पेयर इस लिगेंड का काम तो एक ही है, डोनेट लॉन पेयर इनटू वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो यहाँ पे अब अपन अगर स्क्रीन पर पीछे चलें तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर मैं दो लॉन पेयर दिखा दूँ इन ऑर्बिटल्स में, तो ये जो लॉन पेयर है वो कहाँ से आए? किसने दिए हैं? CN ने दिए हैं। ये लॉन पेयर किसने दिए हैं? CN ने। और CN अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो कितने कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बन जाएंगे? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे बेटा? 6 बन जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ ये भर गया, यहाँ पे कोई आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? अनपेड इलेक्ट्रॉन मीन्स अकेला इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, ये अकेले इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 नहीं है। यहाँ तो है, लेकिन जब पेयरिंग हो गई तो उसके बाद एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो अगर हम कह सकते हैं कि साहब पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ज्योमेट्री कैसी है, तो हम कह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बायपिरामिडिकल। बहुत ही इजी एग्जांपल है, आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको जब डाउट क्लास में आऊँगा तब वापस समझाऊंगा। स्क्वायर बायपिरामिडिकल। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 कैसे है? आप स्क्रीन पे देखिए, आपने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, यहाँ पे देखिए आप एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। इसके बाद हम एक थर्ड वैल्यू निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। किसका? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और निकालते कैसे हैं? √n+2, जहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
और नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा, इट इज़ रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो कॉम्प्लेक्स की नेचर होती है पैरामैग्नेटिक एंड इट इज़ हाईली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम डायमैग्नेटिक कहेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो हम उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने सबसे स्टेप वाइज इसको प्रूव किया। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाला, Fe की हाइब्रिडाइजेशन किस पर हो रहा है, Fe पर हो रहा है। फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, फिर जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट थी उतने इलेक्ट्रॉन हमने इसकी ग्राउंड स्टेट से बाहर निकाले। फिर उसके बाद हमने लिगेंड के नेचर को चेक किया कि लिगेंड कैसा था, सब स्ट्रॉन्ग था। अगर स्ट्रॉन्ग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। इफ लिगेंड इज वीक देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी पेयर्ड नहीं होंगे। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट शेप और एनर्जी की ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन करवाया। फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑब्टेन हुए। फिर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक ज्योमेट्री में अरेंज हुए और उन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ने अपनी जो थी उसके बाद उसमें लिगेंड ने अपना लॉन पेयर दिया और लॉन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो जितने लिगेंड्स होंगे उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सेंट्रल एटम को प्रोवाइड करने हैं। फिर उसके बाद कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ज्योमेट्री कैसी होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, नेचर कैसी होगी, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक और चीज़ पूछ लेता हूँ मैं आपको कि साहब टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब कि साहब इनर ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है या आउटर डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है। तो हमने कहा भैया हाइब्रिडाइजेशन तो हमारा कैसा आ रहा है, D2sp3। तो D2sp3 आ रहा है तो इसका मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो इस तरीके से अपन सेकेंड एग्जाम्पल को करते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत ध्यान से लैंग्वेज को सुनना और उसके बाद घर पे खुद प्रैक्टिस करना। बहुत इजी है, बहुत अच्छा टॉपिक है। बोर्ड में, जेई में, नीट में हमेशा कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वीक लिगेंड का एग्जाम्पल समझाऊंगा। हाँ बेटा, हम बीबीटी थ्योरी से अपन सेकंड एग्जाम्पल को प्रूव करने जा रहे हैं। वो सेकंड एग्जाम्पल जो है वो हमारा क्या है, K3COF6। अगर अपन इसका नॉमेनक्लेचर दें तो क्या होगा, पोटेशियम हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड। आपको आ रहा होगा समझ में। फिर दूसरी चीज़, अगर हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6। लिगेंड्स कैसे हैं बेटा, वीक हैं। और नंबर ऑफ लिगेंड 6 है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3d2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 मीन्स डी आउटर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस, सो इट मीन्स इट इज इन दिस इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो कैसा आया बेटा, sp3d2। और ये किस पर आएगा, कोबाल्ट पर आएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किस पे निकालते हैं, सेंट्रल एटम पे। जब भी हमने हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट कर लिया। अब हम उसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसको प्रूव करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो कोबाल्ट होगा। अच्छा एक बात बताओ, कोबाल्ट पर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कोबाल्ट को ही वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोवाइड कराने होंगे। कितने कोबाल्ट कितने करवाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स के इक्वल। कितने हैं लिगेंड, 6 हैं। तो कोबाल्ट की जिम्मेदारी क्या है, प्रोवाइड 6 वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, जहाँ पे लिगेंड जो हैं वो अपने लॉन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। अच्छा एक बात बताइए, हाँ यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं 6, क्योंकि लिगेंड्स कितने हैं, 6। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों, क्योंकि कोबाल्ट पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, कोबाल्ट सेंट्रल एटम है। तो पोटेशियम कितने हैं, 3। एक पोटेशियम का +1 होता है तो 3 का हो गया बेटा 3 प्लस जिसका निकालना होता है उसका x। लिगेंड्स कितने हैं, 6। एवरी लिगेंड ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू -1 और इक्वल्स टू 0 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो x की वैल्यू हमेशा क्या आ गई हमारी तरह, x की वैल्यू पॉजिटिव में आ गई +3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का मतलब क्या होगा, हमें इसकी ग्राउंड स्टेट से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। तो हमने फर्स्ट वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। हमने कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 27।
27 है। तो आपको लिखने के लिए मैंने तरीका बताया था, आप पहले आर्गन लिख लो फिर 4s2 लिख लो। आर्गन और 4s2 कितना हो गया 18, आर्गन 18 तक होता है और 4s2 मीन्स 18 और 2 20। अपने को 7 इलेक्ट्रॉन और डालने हैं तो वो किस में देंगे 3d7 में। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। अब इस ग्राउंड स्टेट में हमें इलेक्ट्रॉन्स को अरेंजमेंट दिखाना है। सबसे पहले अपन क्या करें, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, तो 2 ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 सेम स्पिन 1 2 3 4 5, उसके बाद पेयरिंग 6 और 7। अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि बताओ इस डी के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा अकेले इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्ड नहीं है, तो 1 2 3। और अगर मैं टोटल बोलूँ कितने हैं तब भी 3 है, 1 2 3। तो इस तरीके से अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं जिससे हम आगे जाके मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। तो +3 है तो इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। अब बात आपके साथ समस्या आई कि साहब 3 इलेक्ट्रॉन कौन से बाहर निकालें। तो एक बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो हम 4s में से 2 निकाल देते, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि 2 के बाद जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो यहाँ ये वैकेंट हो जाएगा, और अगर ये वैकेंट हो जाएगा तो हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल जो होता है वो डिसओबे हो जाएगा, क्योंकि हंट्स ने कहा था कि सभी ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे, आप जो 7th इलेक्ट्रॉन आपने लास्ट फिल किया था वही बाहर जाएगा। कैसे, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th और 7 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने फिल्ड किया है उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या होगा इस कंडीशन में, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी ये दोनों रह जाएंगे, ये चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये 7th वाला जो सबसे लास्ट में फिल्ड हुआ था वो बाहर निकल गए। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको बताया था मैंने कि लिगेंड्स का नेचर आपको देखना होता है कि लिगेंड्स कैसा है। तो हमारा लिगेंड F- जो होता है यहाँ पे वो क्या है, वीक है। वीक लिगेंड का मतलब क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, वीक होगी, यानी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। क्योंकि अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो इसके लिगेंड, वीक लिगेंड और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो इसके रिपल्शन नहीं होगा। तो इसकी वजह से ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो पेयर्ड नहीं होंगे, ये अंदर की तरफ पेयरिंग के लिए नहीं जाएंगे। तो अब हमारे सामने समस्या आ गई कि मेहमान तो 6 आ रहे हैं, हमें ऑर्बिटल्स हमारे पास 6 है ही नहीं, एस का एक ही ऑर्बिटल है, पी के 3 है, ये लोग अंदर जा नहीं रहे क्योंकि लिगेंड कैसा है, वीक। तो लिगेंड वीक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो नहीं रहे। तो इस कंडीशन में इनको अंदर करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, 3D 4s और 4p। तो यहाँ से काम चल नहीं रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4s 4p के आगे भी ऑर्बिटल्स को जनरेट करना पड़ेगा। तो हमने 3D के आगे 4s बनाया, फिर 4p बनाया, फिर 4d बनाया। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल किया। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, इस तरीके से हमने 6 को फिल किया। और s का एक ऑर्बिटल, p के कितने, d 3 और d के कितने, 2 ऑर्बिटल्स लेने पड़ेंगे। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर d के 5 है तो 5 लो, हम 5 नहीं ले सकते क्योंकि हमें चाहिए ही 6। तो s का एक हो गया, p के कितने हो गए 3 और d के कितने हो गए बेटा 2। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स होंगे, s का एक, p के 3 और d के 2 ऑर्बिटल्स। तो s का जो ऑर्बिटल होगा उसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। जो p के 3 ऑर्बिटल होंगे वो डंबल, और जो d के 2 होंगे वो डबल डंबल। उनकी शेप और उनकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि उनकी शेप डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है। तो ये लोग आपस में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा करेंगे, आप देखो s का एक ऑर्बिटल है, p के कितने हैं 3 और d के कितने 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ बेटा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और उस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपके पास यहाँ पे कितने ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए, 6। अब ये लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अगर ये लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं मींस आउटर d ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ।
तो आफ्टर sp3d2 hybridization 6 vacant hybridized orbital are formed and they arrange in ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बायपैरामेडिकल ज्योमेट्री, यानी ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बायपैरामेडिकल ज्योमेट्री में जो हमारे 6 वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने हैं वो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बायपैरामेडिकल ज्योमेट्री के अंदर अरेंज हो जाएंगे। अगर वो अरेंज होते हैं तो किस तरीके से होंगे, अपन ने बताया था 4 आर प्रेजेंट इन प्लेन, 4 तो प्लेन के अंदर होंगे, 1 2 3 4, ये 4 हो गए, ये इनकी स्मॉल लॉब्स हो जाएगी एक एक अंदर, ये बेटा अबव द प्लेन हो जाएगा और ये जो होगा वो बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो ये अबव द प्लेन हो गया एक, इसको हम रेड से डिसाइड कर देते हैं, अबव द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑर्बिटल बन गए। कितने ऑर्बिटल बने बेटा, अबव द प्लेन और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और 4 क्या बन गए प्लेन के अंदर। 4 ऑर्बिटल आर अरेंज इन प्लेन। ठीक है, अब इनका नाम क्या है बेटा, एक का नेम sp3d2, क्योंकि d का जो ऑर्बिटल है वो आउटर मोस्ट है, d पहले नहीं आया, d कहाँ आया है, बाद में आया है। तो sp3d वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। कितने बन गए बेटा, 6 बन गए। किसने प्रोवाइड किए, कोबाल्ट ने प्रोवाइड किए। अब इन 6 के अंदर जो होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसा हो गया, d2। अब इनमें लिगेंड कौन है, लिगेंड हमारा फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड क्या करेगा, एक एक लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, और एक एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। आपको इनकी ज्योमेट्री को अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि 4 ऑर्बिटल जो होंगे वो प्लेन में होंगे, एक प्लेन के अबव और एक प्लेन के बिलो, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, लॉन पेयर बनाएगा, कोऑर्डिनेट देगा, एक फ्लोरीन इस तरीके से, एक फ्लोरीन यहाँ इस तरीके से। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन गए, 6 बन गए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ज्योमेट्री कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल, या इसका दूसरा नाम क्या है, स्क्वायर बायपैरामेडिकल। देखो मैं अभी आपको इसे थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि इसको स्क्वायर बायपैरामेडिकल क्यों कहते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक बात देखो पीछे स्क्रीन पर, यहाँ अगर हमारे sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे और इनके अंदर मैं अगर अपने लॉन पेयर डाल दूंगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे जो किसने अवेलेबल करवाए थे, मेटल ने। अब आप इसके बाद देखो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखा हमने, ये दोनों तो पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4। मेटल के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। तो मेटल के पास, समझ में आ रही है बात, 1 2 3 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, 4। तो n की वैल्यू जो होगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया तो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। कैसे, 4 4 + 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, √24। 25 का रूट कितना होता है, 5। अप्रॉक्स हो जाएगा 4.98 bm। bm मीन्स बोर मैग्नेटॉन विच इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.9 बोर मैग्नेटॉन। और ये बोर मैग्नेटॉन जो होगा वो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। मैंने आपको बताया था कि इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स देन इट्स नेचर इज पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, मींस इट इज अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो नेचर पैरामैग्नेटिक होगी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नेचर कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। तो आपने ये केस देखा, यहाँ पे इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, सबसे कि लिगेंड जो था वो वीक था। तो बाकी प्रोसीजर तो सेम रहा कि सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, फिर जो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो एस से निकले, लेकिन जो 3rd इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जो लास्ट में फिल्ड हुआ है वही निकलेगा। जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद लिगेंड वीक था, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हुए थे। लेकिन अगर लिगेंड हमारा स्ट्रांग होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए थे। जैसे अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था K4Fe6। तो Cn माइनस जो था वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड, तो वो पेयर्ड हो गए थे। अब CO+3 में क्या था, आर्गन्स 3d4s4p। तो ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है भाई। हम यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ही हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, इनको हम शो करेंगे।
अब इसके बाद में क्या होगा, ये अंदर जा नहीं रहे, 1 2 3 4 से हमारा काम नहीं होगा क्योंकि हमारे लिगेंड है 6, तो आउटर डी ऑर्बिटल हमें लाना पड़ेगा 4p के आगे 4d। अच्छा उसके भी कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि s का 1 हमारे पास है, p के 3 हो गए, d के 2, तो क्या हो गया s p के 3 और d के 2, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया sp3d2, जिससे क्या हो गया 6 sp3d2। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आउटर डी ऑर्बिटल। आउटर डी ऑर्बिटल मतलब आउट यानी 4d। s p के बाद वाले d के ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में, तो अपन कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है वो आउटर डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेशन किया है, तो इसका मतलब है लिगेंड वीक हो गया। फिर उसके बेस पर हमने हाइब्रिडाइजेशन के लिए शेप बना दी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसको अपन ये वाला क्यों कह सकते हैं, स्क्वायर बायोपिरामिडिकल क्यों कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये शेप मैंने बनाई, इसमें एक ऑर्बिटल यहाँ रह गया, एक ऑर्बिटल यहाँ आ गया, एक ऑर्बिटल यहाँ आ गया, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक अबव द प्लेन चला गया, एक बिलो द प्लेन चला गया। तो अब आप देखो, ध्यान से देखना, इस तरीके से जैसे मान लो इस ज्योमेट्री को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ कि ये सेंटर में कौन हो गया, कोबाल्ट, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ हो गया, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये नीचे की तरफ, है ना, एक अबव द प्लेन। अब अगर मैं मान लीजिए इस अबव द प्लेन वाले को प्लेन से मिलाता हूँ, इस तरीके से अबव द प्लेन वाले को प्लेन से मिलाता हूँ, तो ये बीच में तो क्या बना है बेटा, स्क्वायर, और ऊपर एक शेप बन गई क्या, पिरामिडिकल शेप। और फिर मैं नीचे वाले को भी मिलाता हूँ, नीचे वाले बिलो द प्लेन वाले को प्लेन वाले फ्लोराइड से अगर मिलाता हूँ, यहाँ पे प्लेन वाले फ्लोराइड से इस तरीके से मिलाता हूँ, तो यहाँ पे भी एक पिरामिड शेप जनरेट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यार बीच में तो क्या है, स्क्वायर है, ऊपर भी एक पिरामिड नीचे है पिरामिड, बीच में क्या है, स्क्वायर, नीचे क्या है, पिरामिड, यहाँ पे भी पिरामिड है। तो इस तरीके से एक तो स्क्वायर है और एक ऊपर पिरामिड जनरेट हुआ है, एक नीचे पिरामिड जनरेट हुआ है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं इट इज एग्जांपल ऑफ स्क्वायर बायपिरामिडिकल एंड इज आल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से वीक लिगेंड अगर होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, आउटर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अब हम अगले केस की बात करते हैं। हाँ बेटा, इस तीसरे एग्जाम्पल में हम बीबीटी थ्योरी के थर्ड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको 2 एग्जाम्पल को वीबीटी से पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। एक था हमारा K4FeCN6 और दूसरा एग्जाम्पल था K3COF6। बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों, बिकॉज उनके अंदर ज्योमेट्री कैसी थी, ऑक्टाहेड्रल, और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने थे, 6। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा नंबर ऑफ लिगेंड फोर्स की, नंबर ऑफ लिगेंड 4 कि जिनमें नंबर ऑफ लिगेंड 4 होगा। तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर आपके सामने कॉम्प्लेक्स है NiCN का 4 माइनस का 2। आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल एटम कौन है, निकल, लिगेंड कैसा है, CN साइनाइड, साइनाइड कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग, कितने हैं 4, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है -2। अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -2 है तो हम इसे कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, एनायनिक। इस कंडीशन में अगर मैं आपको कहता कि आप प्रेडिक्ट करो कि निकल पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो आप कहते हैं सर लिगेंड 4 है और 4 है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आपको पता है इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग देन इनर d ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस, देन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब बेटा अपने को निकालना है तो सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, निकल, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालना है उसको हमने x माना, +4, क्योंकि लिगेंड्स का नंबर कितना है 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड -1, चार्ज कितना है =2 -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +2, यानी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसका मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से रिलीज होंगे, 2।
इसके बाद अपन सेकंड जो पॉइंट लिखते हैं वो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 28। अगर 28 है इसका मतलब आपको 28 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका क्या होता है, इनर्ट गैस आर्गन तक तो हम लिख सकते हैं, आर्गन के बाद 4s2 भी लिख दिया हमने, तो 18 और 2 कितना हो गया 20, कितने बचे वो 3D के अंदर आ जाएंगे। आप ऐसे सोच रहे हो कि सर 4s के अंदर क्यों लिख रहे हो 3D को, क्योंकि ऑब्वियस बेटा ध्यान से देखा, थर्ड के बाद फोर्थ आता है, फोर्थ के बाद फिफ्थ आता है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो कितने 18 और 20 कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 8 रह गए, तो हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 3D 8, 3D 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने को यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 3D 8 इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया वो हमारा हो जाएगा आर्गन 3D8 4s2, आर्गन 3D8 4s2। अब देखिए आप, निकल में हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अगर हमें निकल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4s में कितने शो करने पड़ेंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करना पड़ेगा अपने को। इसके बाद में यहाँ पर निकल में कितने 8 में क्या होगा, सब में पहले सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 और उसके बाद 8, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में क्या है, ये ग्राउंड स्टेट थी, कौन सी स्टेट थी बेटा GS, GS का मतलब ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया आर्गन 3D, और 3D में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, जिनका अरेंजमेंट ऐसे होगा हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों बोथ स्पिन आर ऑपोजिट और 4p वैकेंट है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन बाहर कहाँ से निकलेंगे, जो सबसे आउटर ऑर्बिटल होगा। तो सबसे आउटर ऑर्बिटल जहाँ इलेक्ट्रॉन फिल हुए हुए हैं वो क्या है 4s, तो 4s वैकेंट हो जाएगा, और यहाँ पे 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे केवल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 6 7 और 8 भी था बेटा ना, और यहाँ पे 6 7 और 8 बन जाएगा, ठीक है 6 7 और 8। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 2 3 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर कितना, ये पूरा वैकेंट हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। अब आप देखिए कि लिगेंड्स का नेचर कैसा है। हमने कहा लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है साइनाइड, मैंने आपको लिस्ट बताई थी स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की, CO CN अमोनिया EN EDTA DMG NO2 strong ligands, ligand is strong so unpaired electron will be paired, unpaired electron जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा paired। कितने unpaired electron है, तो आपने कहा सर यहाँ तो 2 ही unpaired electron है, तो ये unpaired electrons क्या हो जाएंगे बेटा paired। paired होंगे तो हम कैसे इसको शो करेंगे, D के अंदर हमारे ऑर्बिटल्स कितने 5, ठीक है। अब D के अंदर हमारे ऑर्बिटल्स 5 है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को शो करें तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, 1 2 2 3 4, ठीक है, फिर 5 6 7 और 8। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो थे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जो थे वो पेयरिंग अगर हो जाएगी तो कितने ऑर्बिटल्स आएंगे 4 ऑर्बिटल्स आएंगे। आपने कहा सर एक ऑर्बिटल में आप 2 ही क्यों, क्योंकि ये रूल है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कैपेबल इन प्रेजेंट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ऑर्बिट्स में मैक्सिमम रह सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन के, इसलिए 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते। तो एक वैकेंट हो गया, डी का ऑर्बिटल 1 हो गया, एस का 1 हो गया, और पी के हमें कितने चाहिए 2, क्यों चाहिए हमें 2 पी के, आपने कहा 3 क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास मेहमान कितने हैं, लिगेंड कितने हैं हमारे पास बेटा 4 ही है। तो डी का 1 ऑर्बिटल हो गया, एस का 1 हो गया, और पी के कितने हो गए 2। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1 तो हो गया डी का, डी की शेप कैसी होती है डबल डम्बल, और एस का कितना हो गया स्फेरिकल 1, और पी के कितने हो गए 2। तो हम इस बेस पर कह सकते हैं कि एक डी फिर एक एस और एक P2, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल्स कन्वर्ट टू सेम शेप एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड द प्रोसेस नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होगा DsP2, आप समझ रहे हो डी पहले क्यों आया, देखिए डी एक वैकेंट था, फिर एस का 1 है, पी के 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने थे 4 थे, ठीक है, इसलिए हमें 4 ऑर्बिटल्स जो है वो वैकेंट चाहिए।
अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट है। तो सबसे पहले ये अपनी शेप और एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहेंगे और उस प्रोसेस को अपन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिस प्रोसेस से ये इसमें कन्वर्ट होंगे। After DsP2 hybridization, four vacant DsP2 hybridized orbitals are formed and they arrange in geometry। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर DsP2 hybridization होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। आपको याद आ रहा था लिगेंड अगर सिक्स होता चाहे वीक होता चाहे स्ट्रांग होता, एक ही टाइप का, तो ज्योमेट्री एक ही टाइप की थी बेटा। ज्योमेट्री का नाम क्या था, ऑक्टाहेड्रल एंड आल्सो नॉन एज स्क्वायर बायपिरामिडिकल। बट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको अपन क्या कह रहे हैं बेटा, ये वैसे इसको हम क्या कह सकते हैं, टेट्राहेड्रल क्यों कहा, क्योंकि ये नंबर ऑफ लिगेंड 4 है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लिगेंड इज स्ट्रांग। अब एक बात बताओ, हम इसको अरेंजमेंट कैसे दिखाएंगे, 4 लिगेंड्स का अरेंजमेंट हम कैसे दिखाएंगे, वही 4 आर इन प्लेन, A1 2 3 एंड 4, और ये इनकी स्मॉल लॉब्स इसके अंदर हो जाएगी। तो इस तरीके से 4 DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होंगे वो अरेंज हो गए एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर एक ही प्लेन में, और इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब बेटा इसका नाम अगर मैं बोलूँ आपको, तो इसका नाम क्या है, DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कैसा, वैकेंट, कैसा है, कंप्लीटली वैकेंट। अब यहाँ पे लॉन पेयर कौन दे देगा बेटा, Cn लॉन पेयर दे देगा यहाँ पे, और एक लॉन पेयर देने से एक लॉन पेयर देने से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक का। तो Cn ने एक लॉन पेयर दिया यहाँ से, इधर इस Cn ने भी एक लॉन पेयर दे दिया, यहाँ से ये वाला Cn एक लॉन पेयर दे देगा, इधर से ये वाला Cn ने भी एक लॉन पेयर दे दिया, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री कैसी बनी, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर क्यों कह रहे हैं, देखिए आप इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं, ये सेंट्रल एटम निकल है, और इस निकल को यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और किसने बनाया बेटा, Cn 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 Cn, ठीक है। तो सेंट्रल में मेटल था, मेटल ने पहले क्या करा, हाइब्रिडाइजेशन करा, हाइब्रिडाइजेशन से वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाए, और लिगेंड ने उनमें लॉन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्म कर लिया। तो ज्योमेट्री कैसी बन गई बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैंने आपको पीछे कहा था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो पेयर्ड नहीं हो, अकेले इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे देखिए अगर हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद लिगेंड की पेयरिंग के बाद एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कुछ बच्चे गलती से यहाँ ध्यान दे देते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बजाते हैं, नहीं। आफ्टर पेयरिंग लास्ट स्टेज पे जब हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है उसके बाद देखो आप यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। तो n की वैल्यू हम क्या कहेंगे, n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, म्यू इक्वल्स टू n+2। n की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू भी 0 हो गई। अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया बेटा, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक, लेकिन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हम इसको डायामैग्नेटिक। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक बात बताओ, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है देन इनर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस, सो वी कैन से इट इज द एग्जांपल ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो हम एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं। आपको सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री को अच्छी तरह पता होना चाहिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए, नेचर आनी चाहिए, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आना चाहिए। और इसको लिए प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी होती है उतनी इलेक्ट्रॉन्स को आपको उसकी आउटर स्टेट से बाहर निकालना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको ये चेक करना है कि लिगेंड्स की नेचर कैसी है। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड, इफ लिगेंड इज वीक देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट बी पेयर्ड। उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने बनेंगे, जितने लिगेंड्स होंगे। फिर जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, दे हैव सेम शेप एंड एनर्जी। उनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम। और वो फिर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक ज्योमेट्री में फिक्स हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। फिर उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनमें जो लॉन पेयर देने का काम है वो कौन करेगा, लिगेंड, जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सीक्वेंस रूल है जो आपको ध्यान रखना है वीबीटी को प्रूव करने के लिए। अब मैं आपको एक 4th एग्जाम्पल वीबीटी का एक्सप्लेन करता हूँ। ओके,
हाँ बेटा, वीबीटी के एक फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। यहाँ मैंने नंबर ऑफ लिगेंड्स को 4 लिया है और लिगेंड्स का नेचर कैसा है, वीक। आप अगर इसका नाम देना चाहें तो क्या नाम देंगे, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकेंड, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकेंड। समझ में आ गया होगा। निकलेट क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनाइनिक है। तो NiCl4-2 जो हमने बनाया है, NiCl4-2। अब इसमें देखिए कि इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा सोचो, तो आपने कहा सर लिगेंड 4 है और वीक है, तो इट मीन्स ये तो आउटर डी ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन यहाँ पे डी का ऑर्बिटल नहीं आता है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। और हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया था कि sp3 होगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3, यानी s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। कोई बात नहीं, निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, जो कि सेंट्रल मेटल एटम है, उसे निकालने का तरीका आप लोगों को आ ही गया होगा। x+4 -1 -2। क्यों लगाया -2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है बेटा, -2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, सेकंड सीक्वेंस रूल क्या है, निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, आर्गन 3d8 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले, फिर उसके बाद d के अंदर 8 1 2 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया इसके अंदर बेटा। अब एक बार बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो ऑब्वियस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। कहाँ से रिलीज होंगे, 3d से, 4s से या 4p से। 4p में तो है ही नहीं, 4s में थे सर, 4s से ही होंगे, क्योंकि फोर्थ सेल सबसे बाहर होता है। न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा बाहर होगा, इन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और यहाँ पर एज इट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन है गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इलेक्ट्रॉन है गए। अब देखो आप लिगेंड का नेचर कैसा है बेटा, लिगेंड Cl है, Cl यानी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हमारी लिस्ट में नहीं थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की लिस्ट में नहीं थे, सो इट मीन्स दे आर वीक लिगेंड्स, so ligand is weak, so unpaired electron cannot be paired। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि लिगेंड कैसा है, वीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं गया। तो इट मीन्स अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारा लिगेंड कैसा है, Cl जो हमारा लिगेंड बना है, Cl जो हमारा लिगेंड है वो कैसा है, वीक। तो अगर वो वीक है तो ये अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन कम होगा, क्योंकि लिगेंड्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। कोई बात नहीं, तो इस कंडीशन में हमारे पास लिगेंड 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3, s का एक ऑर्बिटल, s की शेप होती है स्फेरिकल, p के 3 ऑर्बिटल जिनकी डम्बल, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, अब आपको इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक चीज़ दिख रही है, अगर मैं यहाँ पर लॉन पेयर डाल दूंगा इनके अंदर, यहाँ पे देखिए आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बच गए, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, म्यू की वैल्यू निकाल लोगे, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, आगे काम आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लैंग्वेज क्या बनाएंगे भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका, आफ्टर sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 कितने बनेंगे बेटा, 4, क्योंकि 1 2 3 और 4 बने हैं, 4 वैकेंट थे और वही चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाएंगे एंड दे अरेंज इन एप्रोप्रिएट शेप, और वो शेप होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। Vacant sp3 hybridized orbitals are formed and they arrange in tetrahedral geometry। मैं आपको बता रहा हूँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती थी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब होता है कि 3 ऑर्बिटल फ्रंट की साइड में होते हैं और एक ऑर्बिटल पीछे की साइड होता है जो दिखता नहीं है। 3 ऑर्बिटल फ्रंट में होंगे और एक ऑर्बिटल पीछे की साइड होगा, उस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे। एंड बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल्स इस तरीके से बनेंगे बेटा, देखिए आप ध्यान से कि 3 आगे की तरफ है, 1 2 3, फ्रंट को मैं थोड़ा शेडेड कर देता हूँ, तो इससे आपको ये लगेगा कि ये वाला मान लीजिए पीछे की तरफ है, बैक की तरफ है, ठीक है। ये जो 3 ऑर्बिटल हैं वो आगे फ्रंट की तरफ है और ये पीछे की बैक की तरफ हो गया, ठीक है। अब इसको हमने, और ये इनके स्मॉल लॉब्स हो गए बेटा, 1 2 3 और ये 4 हो गए। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया sp3 वैकेंट
sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल बने? 4 बने। अब ये 4 जो होंगे वो कौन से ज्योमेट्री पे अरेंज हो गए, इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? अगर हम बोलें तो ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल का मतलब 3 फ्रंट में होंगे और एक पीछे की तरफ होता है। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल इसमें होता है। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गए, लिगेंड कौन था? Cl एक वीक लिगेंड है, लेकिन फिर भी लॉन पेयर तो देगा, एक लॉन पेयर देगा क्योंकि ये मोनोडोनर एटम है। तो इसका मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स? 4, बट ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बिकॉज लिगेंड इज वीक। अगर लिगेंड वीक स्ट्रांग होता देन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इज फॉर्म, और अगर लिगेंड वीक है देन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फॉर्म। तो हम इसको किस तरीके से शो कर सकते हैं ज्योमेट्री के बेस पर हम बेटा, कि ये निकल है, निकल में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और एक पीछे की तरफ से डैश लगाता हुआ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ज्योमेट्री बन जाएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 3 आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो, आपने पीछे निकाला था हमने जब हाइब्रिडाइजेशन किया था। अच्छा, यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा, ये लोन पेयर कौन देगा? Cl दे देगा, और यहाँ पे ये कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ देखिए आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अकेले इलेक्ट्रॉन्स 1 और 1 2, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते थे? म्यू इक्वल्स टू रूट एन एन प्लस 2, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 2, 4 2 ज़ा 8, रूट 8 9 का रूट कितना? 2.89, और क्या हो जाता था? bm को क्या कहते थे? बोर मैग्नेट्रॉन। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स डाया या पैरा? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। एंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल? तो हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा हो जाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो इस तरीके से हम इस वीक के अंदर भी हम इसको वीक के अंदर हम इसको बीबीटी थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको मैंने 4 एग्जाम्पल, जो आपको मैंने टोटल एग्जाम्पल जो समझाए हैं वो कितने एग्जाम्पल हुए? 4 एग्जाम्पल हुए। इन चारों एग्जाम्पल को आप बीबीटी थ्योरी से अच्छी तरह पढ़ना, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछना। आपको पहला एग्जाम्पल मैंने K4 FeCN6 का, इसमें आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। नंबर 2 एग्जाम्पल आपके पास था K3COF6 का एग्जाम्पल आपको समझाया था। नंबर 3 एग्जाम्पल आपको समझाया था NiCN का 4 -2 से, और 4th एग्जाम्पल जो आपको अभी समझा रहा हूँ इस वीडियो में NiCl का 4 -2। ये चारों एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए। सबसे पहले आप इनका प्रेडिक्ट करना, हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करना सीखें, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखें, उसके बाद नेम देना सीखें, फिर इलेक्ट्रॉन निकालना सीखें, फिर हाइब्रिडाइजेशन करना सीखें, ज्योमेट्री बनाएं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालें, नेचर निकालें, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालें, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालें, और उसके बाद कंपैरिजन करें, जिससे आपका जो टॉपिक पर जो पकड़ होगी, आपकी ग्रैप है ना, आपकी जो ग्रिप होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें, और जो भी नहीं आ रहा है वो अपनी डाउट क्लासेस में आप ज़रूर पूछें। ओके, ऑल द बेस्ट।